गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र और परिजन भी लाभ ले सकें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा और ऑप्शन डी है बैंकों में धन जमा करके। तो देखेंगे इसका सही आंसर होगा बैंकों में धन जमा करके। देखेंगे भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। देखेंगे 5 आधार हैं, उसमें है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण और चौथा है देशीकरण और देखेंगे पांचवा है नए भूभाग के अर्जन। तो देखेंगे इस प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं, जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और नए भूभाग के अर्जन। तो इस तरह से देखेंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बैंकों में धन जमा करके। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल है भारत में पहली बार एनपीआर कब हुआ था। एनपीआर भारत में पहली बार कब हुआ। ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2019। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 2010। एनपीआर क्या होता है? तो देखेंगे एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। इसमें भारत सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड नागरिकों का तैयार किया जाता है, जिसमें नागरिकों के विषय में समस्त जानकारी और जो है उनके जो है डाटा सम्मिलित रहते हैं। तो यह जो है पहली बार प्रायोगिक तौर पर 2010 में किए गए और 2019 से यह चर्चा में है। भारत सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम एनपीआर करेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पर 3 महीने से अगर अधिक समय तक रहता है तो उसका सरकार रजिस्टर तैयार करेगा, जिसमें उसके सारे बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त होंगे। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का तीसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 10 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 11। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे वह कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में वर्णित है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 8 में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर वह भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता ले सकता है। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, अर्थात जिनके माता पिता, जिनके दादा दादी या नाना नानी कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में वह किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, अगर उनके परिवारजन, उनके संतान अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसका वर्णन अनुच्छेद 8 में है कि वैसे लोग पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 9, इसमें जो है नागरिकता के समाप्ति का प्रावधान है। और देखेंगे अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपातकाल को छोड़कर
आपातकाल को छोड़कर किसी भी अन्य परिस्थिति में नागरिकों के अधिकार का जो है उल्लंघन, नागरिकों का अधिकार का जो है समाप्ति नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 10 में है। देखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका जिक्र किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, अर्थात चौथा नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश के धार्मिक प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। अब देखेंगे गुट है जिसे मिलान करना है। ऑप्शन ए कहता है केवल ए एंड बी, ऑप्शन बी कहता है ए बी एंड सी, ऑप्शन सी है ए सी एंड डी, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यानी ए सी डी, यानी आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार देखेंगे नागरिकता संशोधन 2019 के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक प्रताड़ित लोग, सिख धर्म के लोग, जिसमें हिंदू हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। देखेंगे सिख समुदाय 1 2 3 4 5 6 सिख समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, इन्हें नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके तहत इन्हें नागरिकता दिया गया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार नागरिकता का लाभ उठाने के लिए कट ऑफ तिथि है। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 2011, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2019 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2020। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार से कट ऑफ डेट क्या निर्धारित किए गए थे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी 31 दिसंबर 2014। देखेंगे ध्यान रखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा यह तय किया गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक प्रताड़ित लोग जो हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, उन्हें भारत में देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। और देखेंगे जो पहले जो 10 वर्ष की अवधि थी, उस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 2014। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश किसने की? ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी समिति, ऑप्शन बी है फजल अली समिति, ऑप्शन सी है एल.एम. सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है धर आयोग। तो आप लोग भी बताएंगे किस समिति ने इसकी अनुशंसा किया था। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। 2002 में एल.एम. सिंघवी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का अनुशंसा किया था। और ध्यान रखेंगे भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी क्यों? क्योंकि भारत में
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी ने अपना प्रवास खत्म करके 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, इसलिए एलएम सिंघवी ने 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाने का अनुशंसा किया था। और भारत में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 से 2017 तक यह प्रति वर्ष मनाया गया, लेकिन 2017 में यह तय किया गया कि अब प्रत्येक 2 वर्ष पर यह आयोजन होगा। तो देखेंगे 2019 के बाद 17 के बाद 19 उसके बाद 21 और 21 के बाद 2023 में मनाया गया, ठीक है। और अब जो है अगला जो है 2025 में मनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद है प्रणब मुखर्जी समिति, फजल अली समिति। देखेंगे फजल अली समिति का गठन 1953 में हुआ था, जिसका संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। थर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। यह जो थे भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एसके धर थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग बात करेंगे प्रवासी किसे कहते हैं, जिसे एनआरआई आप लोग सुनते होंगे। एनआरआई बोलचाल में हमेशा बोलते हैं, लेकिन एनआरआई किसे मानते हैं, भारत का संविधान एनआरआई किसे मानता है। तो ध्यान रखेंगे भारत का संविधान में प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो भारत का पासपोर्ट धारक है, अगर वह 182 दिन लगातार भारत से बाहर पर्यटन, शिक्षा, व्यापार, रोजगार इत्यादि कारण से अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है 182 दिन, तो उसे एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, प्रवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय कहते हैं। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 7वां नंबर सवाल है, भारत में असम एकॉर्ड, जिसे असम समझौता कहते हैं, निम्न में कब हुआ। असम समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1985। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आंसर देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और देखेंगे हाल ही में खास करके 2019 से असम समझौता भी चर्चा में है। तो देखेंगे असम समझौता जो है 1985 में हुआ था। और देखेंगे असम समझौता क्यों हुआ था। तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1971 में युद्ध हुआ था, तब बहुत सारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में आ चुके थे, और खास करके पूर्वोत्तर के असम राज्य में। तो असम में वहां के स्थानीय लोगों से हमेशा झड़प होता था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में असम समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से अगर भारत आए हैं, ध्यान रखेंगे यह तय हुआ था असम समझौता में, जो लोग बांग्लादेश से 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, और उसके बाद जो आए हैं उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके लिए जो है सरकार एनआरसी करेगी सॉरी इसके लिए सरकार के द्वारा एनआरसी किया जाएगा। एनआरसी होता क्या है, तो देखेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत सरकार एक रजिस्टर बनाएगा, भारत सरकार एक रजिस्टर तैयार करेगा जिसमें यह वर्णित होगा कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है, और एनआरसी करेगा। तो देखेंगे 2015 से सरकार के द्वारा एनआरसी किया गया, जिसके बाद देखे होंगे आप लोग कितने विवाद हुए देश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 8 कहता है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। 2 प्रकार से, 5 प्रकार से, 8 प्रकार से और 11 प्रकार से। तो देखेंगे हम अभी बताए थे भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। 5 तरह से भारत में नागरिकता प्राप्त किया जाता है।
एक है जन्म से, जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, वंशानुगत, देखेंगे तीसरा है पंजीकरण, पंजीकरण, चौथा है देशीकरण, देशीकरण, और पांचवा है नए भूभाग के, नए भूभाग के अर्जन। और देखेंगे भारत में नागरिकता समाप्ति के भी 3 आधार हैं। नागरिकता 3 तरह से समाप्त किया जाता है। समाप्ति तो देखेंगे समाप्ति होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक त्याग, उसके बाद है बर्खास्तगी, बर्खास्तगी, और तीसरा है वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। तो देखेंगे भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, नए भूभाग के अर्जन। और समाप्ति 3 तरह से होता है, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित किया जाना। यह नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के प्रावधान हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, भारत में इनर लाइन परमिट सर्वप्रथम जारी किया गया था। इनर लाइन परमिट जारी किया गया था। ऑप्शन ए है 1773, ऑप्शन बी है 1873, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1973। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1873 में ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स के द्वारा इनर लाइन परमिट शुरू किया गया था। और देखेंगे इनर लाइन परमिट होता क्या है, तो देखेंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, इन राज्यों में आप जो है बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं। तो अंग्रेजों का मानना था यह जो राज्य थे जो वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो इस राज्य में बिना परमिट के आप नहीं जा सकते थे और वहां पर अस्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने 1873 में जो है इनर लाइन परमिट की शुरुआत किया था। और देखेंगे इनर लाइन परमिट में वर्तमान में राज्यों की संख्या जो है 4 है, जिसमें नागालैंड है, देखेंगे जिसमें नागालैंड है, नागालैंड है, मेघालय है, मेघालय है, मिजोरम है, और देखेंगे हाल ही में इसमें मणिपुर को जोड़ा गया है। मणिपुर, मणिपुर को जो है 2019 में जोड़ा गया है। प्रारंभ में 3 थे, प्रारंभ में इसमें 3 राज्य थे, 1 2 3, और 2019 में मणिपुर को भी जोड़ा गया है। इस तरह से मणिपुर में जोड़ दिया गया है। इस तरह से वर्तमान में इनर लाइन परमिट में 4 राज्य हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सवाल कहता है 10 नंबर सवाल, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 5। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में, भाग 2 में 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। देखेंगे भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और देखेंगे भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट का वर्णन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट का वर्णन है। और भाग 5 जिसमें संघ की विधायिका और संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका और कार्यपालिका का वर्णन है, कार्यपालिका। और देखेंगे यह जो है संघ की कार्यपालिका जो है, जहां पर अनुच्छेद जो है 52 से लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और जो है संघ की अगर विधायिका का देखेंगे तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो है संघ की विधायिका का वर्णन है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आइए आज के जो है 11 नंबर सवाल को देखते हैं।
भारतीय पुरुष किसी विदेशी लड़की से विवाह कर ले तो उन्हें किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा? भारतीय पुरुष, इंडियन पुरुष अगर किसी विदेशी महिला से विवाह कर लेता है तो उस महिला को किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? ऑप्शन ए है देशीकरण, ऑप्शन बी है पंजीकरण, ऑप्शन डी सी है नए भूभाग के अधिग्रहण और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे, अगर इंडियन पुरुष, भारतीय पुरुष अगर विदेशी महिला से शादी कर लेता है तो उसे किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। देखेंगे पंजीकरण में यह शर्त रखा गया था प्रारंभ में कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो 6 माह पहले से भारत में उसे रहना पड़ेगा। लेकिन 1986 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि उन्हें कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, तब उन्हें पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। फिर राष्ट्रमंडल देश के कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण के द्वारा होगा। देखेंगे देशीकरण में बोला गया है, इसमें शर्त रखा गया अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, भारत की नागरिकता लेने के बाद भारत सरकार की सेवा करना चाहिए, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए और भारत में नागरिकता लेने के लिए 1 वर्ष पहले से रह रहा है। लेकिन 1986 में इसमें संशोधन करके इसमें 10 वर्ष जोड़ दिया गया, यानी 11 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा है तो उसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दिया जाएगा। नए भूभाग के अर्जन, देखेंगे अगर भारत सरकार किसी भी भूखंड को, किसी भी भूभाग को अगर जीतता है या अधिग्रहण करता है तो वहां के सारे नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। वंशानुक्रम, देखेंगे इसमें बोला गया है अगर किसी बच्चा का जन्म विदेश में होता है और उसमें से वर्तमान में पिता या माता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे वंशानुगत आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे वंशानुगत क्रम में यह प्रावधान है, यदि किसी बच्चा का जन्म विदेश में हो रहा है तो अगर जन्म के समय उसके पिता और माता में से कोई एक भारत के नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता वंशानुगम क्रम के आधार पर, वंशानुगत आधार पर प्रदान किया जाएगा। लेकिन जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे का जन्म का पंजीकरण करा लेना अनिवार्य है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत में अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन किसे माना जाता है? इसी को देखेंगे, अभी हम बता रहे थे एनआरआई, एनआरआई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 180 दिन भारत से बाहर रहने वाले को, ऑप्शन बी है 182 दिन भारत से बाहर रहने वाले को, ऑप्शन सी है 100 दिन अपने गृह राज्य से बाहर रहने वाले को और ऑप्शन डी है 150 दिन अपने गृह राज्य से बाहर रहने वाले को। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 182 दिन भारत से बाहर रहने वाले को एनआरआई माना जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत में नागरिकता निम्न में से कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखेंगे आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखेंगे भारत में ब्रिटेन से एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप अपनाया गया है। देखेंगे देखा जाता है जहां भी फेडरल गवर्नमेंट है, जिस भी देश में फेडरल गवर्नमेंट है वहां दोहरी नागरिकता अपनाया गया है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत, एक सशक्त केंद्र की स्थापना करने के उद्देश्य से ब्रिटेन से प्रभावित होकर एकल नागरिकता को भारत में शामिल किया। साथ ही साथ भारत में संसदीय व्यवस्था, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वह ब्रिटेन से अपनाया गया है। देखेंगे अमेरिका से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट न्यायालय आपको अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है और आयरलैंड से डीपीएसपी,
डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे असम समझौता के अनुसार अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कटअप तिथि निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए 24 मार्च 1971, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1949। तो आप लोग भी बताएंगे कटअप डेट क्या निर्धारित किया गया था। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1971। देखेंगे असम समझौता जो 1985 में हुआ था उसमें तय किया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गए हैं उन्हें प्रवास भारत में नागरिकता प्रदान किया जाएगा और 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग भी आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। देखेंगे 31 दिसंबर 2014 यह जो है नागरिकता संशोधन यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग आकर इंडिया में रह रहे थे उनके लिए कटअप डेट निर्धारित किया गया था 31 दिसंबर 2014। ठीक है। 26 नवंबर 1949 आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। वर्तमान में इनर लाइन परमिट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। ऑप्शन ए है ए, बी एंड सी, ऑप्शन बी है ए, बी, ई एंड डी, ऑप्शन सी है ए, बी, सी एंड डी और ऑप्शन डी है सभी। तो देखेंगे 1873 में इनर लाइन परमिट की शुरुआत किया गया था। प्रारंभ में 3 राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। 2019 में मणिपुर को शामिल किया गया। इस तरह से ए बी सी डी यानी सी होगा आंसर, यानी असम नहीं है और असम जो है 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अंतिम सवाल है, भारत से बाहर जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता निम्न आधार पर दी जाएगी। ऑप्शन ए है जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी है वंश क्रम के आधार पर, ऑप्शन सी है पंजीकरण के आधार पर और ऑप्शन डी है देशीकरण के आधार पर। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है तो उसको भारत की नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा वंशानुगत आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। देखेंगे कहा गया था भारत के संविधान में कि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं। तो देखेंगे महिलाओं के द्वारा भी मांग की जा रही थी कि सिर्फ पिता क्यों, महिला क्यों नहीं। तो देखेंगे सरकार ने 1992 में माता को भी जोड़ दिया और बोला गया कि अगर किसी बच्चा का जन्म विदेश में हो रहा है, अगर उसके माता और पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं तो उसे वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। लेकिन 2004 में सरकार ने इसमें संशोधन किया और कहा कि अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे के जन्म का पंजीकरण भारतीय कंसुलेट में कराना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण 16 सवाल का आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित पार्ट 2 जो है फिर महत्वपूर्ण सवाल को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।